चीन और ताइवान के बीच संबंध बहुत खराब स्तर पर हैं क्योंकि चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है और पिछले कुछ समय से चीन के लड़ाकू जहाज बार बार ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसे में ताइवान ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि ताइवान पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर चीन हमला करता है तो वो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। चीन और ताइवान के संबंधों का इतिहास क्या है और क्यों आज चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा बता रहा है, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ajabgajabfacts.com पर विजिट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चीन और ताइवान के आधिकारिक नाम सुनेंगे तो आप शायद चौंक जाएंगे और बता नहीं पाएंगे कि चीन कौन सा है और ताइवान कौन सा। चीन का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है तो ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी दोनों के नाम के साथ चाइना जुड़ा हुआ है। लेकिन ताइवान 1950 से एक अलग देश है जो कि स्वतंत्र है और जिसकी अच्छी खासी अर्थव्यवस्था भी है। लेकिन चीन खुले तौर पर यह कहता है कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है और उसे चीन में मिलाने के लिए वो बल प्रयोग भी कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक मानना है कि 2025 तक चीन ताइवान को अपने में मिला भी सकता है, पर क्या यह इतना आसान होने वाला है? शायद नहीं। चीन ताइवान को अपने में मिला सकता है या नहीं, इसके लिए हमें चीन और ताइवान की सैन्य शक्ति को जानना होगा। दोनों देशों की सैन्य ताकत की तुलना करें तो जहां चीन पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, वहीं ताइवान 22वें नंबर पर है। यानी चीन और ताइवान की सैन्य शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ताइवान पर चीन के कब्जे की इस कोशिश का अगर अमेरिका ने विरोध किया और ताइवान को सहायता दी तो ये लड़ाई एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। वैसे ताइवान की जगह आज के चीन को असली चीन बनाने में अमेरिका का बड़ा हाथ रहा है, पर अब हालात बदल गए हैं। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिका ताइवान का साथ दे सकता है। चीन और ताइवान के रिश्तों को और गहराई से समझने के लिए हमें ताइवान के इतिहास को जानना होगा। अगर ताइवान के इतिहास की बात करें तो ताइवान समुद्र के बीच एक द्वीप है जिसमें सबसे पहले जो इंसान आकर बसे थे वो थे ऑस्ट्रोनेशियन कबीले के लोग। माना जाता है कि इस कबीले के लोग आज के चीन के दक्षिणी हिस्से से यहाँ आकर बस गए थे। चीन का कहना है कि 239 एडी में चीन पर राज करने वाले एक राजा ने आज के ताइवान की जमीन पर अपने सैनिकों को भेजा था। 1624 से 1661 तक ताइवान पर डचों का अधिकार रहा और 1683 से 1895 तक ताइवान चीन की चिंग डायनेस्टी के अधीन रहा। 1895 में पहले साइनो जापानीज वॉर में चीन की हार हुई थी, जिसके बाद ये क्षेत्र जापान के पास चला गया था। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध तक इस पर जापान का कब्जा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हो गई और जापान को इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में चीन अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़ा था और जीतने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन की सहमति से ही जापान ने ताइवान को चीन को सौंप दिया था। लेकिन यहाँ पर नया विवाद उठ खड़ा हुआ। वो ये था कि जापान ने ताइवान को किसको सौंपा था, माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी को या चीन की पुरानी कामिंगतांग सरकार को। उस वक्त चीन की सबसे बड़ी पार्टी कामिंगतांग का नेता चैंग काई शेक था और चीन उसके नियंत्रण में था, इसीलिए ताइवान को उसे सौंपा गया था। लेकिन सन 1949 में चीन में कम्युनिस्टों का दबदबा बढ़ने लगा। जब चीन में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, उस समय माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने चीन की कामिंगतांग सरकार के नेता काई शेक को चीन से खदेड़ दिया। चैंग काई शेक भागकर अपने लोगों के साथ ताइवान आ गया। अब कम्युनिस्टों का दावा था कि जीत उनकी हुई है तो ताइवान उनका है, जबकि कामिंगतांग दावा करते थे कि वो चीन को रिप्रेजेंट करते हैं और जापान ने ताइवान को कामिंगतांग सरकार को ही सौंपा था। 1911 से लेकर 1950 तक आज के चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रहा, लेकिन 1959 में ताइवान में सरकार बनने के बाद ये ताइवान का नाम हो गया। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की कि उनका ये नाम बदला जाए। तब से चीन का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया। ताइवान में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? चैंग काई शेक जब अपने लोगों के साथ भागकर ताइवान आ गए
तो उन लोगों को मेनलैंड चाइनीज कहा जाता था, जिन्होंने लंबे समय तक ताइवान की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा। हालांकि चीन में ये लोग तानाशाही सरकार चला रहे थे, लेकिन ताइवान में डेमोक्रेसी के बढ़ते दबाव के सामने इनकी तानाशाही ज़्यादा समय तक नहीं चली और चैंग के बेटे चिंगकू को लोकतंत्र की स्थापना का प्रोसेस शुरू करना ही पड़ा। पर क्या ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता मिली है? ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता या फिर ताइवान को चीन के रूप में मान्यता, ये मसला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1971 तक ताइवान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा था, ना कि आज का चीन। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ताइवान को ही सपोर्ट करता था, लेकिन 1971 के बाद अमेरिका ने पाला बदल लिया, क्योंकि अमेरिका के बड़े बिजनेसेस को एक बड़ा बाजार चाहिए था और उस समय 60 करोड़ की आबादी वाले चीन से बड़ा बाजार और कौन सा हो सकता था, क्योंकि ताइवान की आबादी उस वक्त सिर्फ 1 करोड़ के करीब थी। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन को मान्यता दी और ताइवान को हटाकर चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा बना दिया। इसके बाद 1979 में यूनाइटेड नेशंस ने ताइवान की कानूनी मान्यता भी रद्द कर दी। इस तरह 1979 के बाद ताइवान की आधिकारिक मान्यता के रद्द होने के साथ ही बहुत से देशों ने उसे एक देश के रूप में देखना बंद कर दिया, जिसके पीछे चीन की आक्रामक रणनीति भी थी। चीन बहुत से देशों को डराकर तो बहुत से देशों के साथ व्यापारिक संबंध कायम करके ताइवान को चीन का हिस्सा मानने पर ही जोर देता है। आज भी कुछ छोटे छोटे देश हैं जो ताइवान को मान्यता देते हैं, जैसे कि हैती, एल सल्वाडोर और प्रागवे आदि। हालांकि बहुत से देशों के दूतावास ताइवान में नहीं हैं, लेकिन ये देश दूसरे माध्यमों से ताइवान से अप्रत्यक्ष रिश्ते बनाए रखते हैं। ताइवान को दुनिया के देश अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे कोई इसे ताइवान, कोई इसे ताइपे, तो कोई इसे चाइनीज ताइपे कहता है। चीन और ताइवान के रिश्तों के उतार चढ़ाव। 1980 के बाद से चीन और ताइवान के बीच रिश्ते थोड़े सुधरने शुरू हुए। हालांकि चीन के सुझाए 1 कंट्री 2 सिस्टम के फॉर्मूला को ताइवान ने स्वीकार नहीं किया, पर ताइवान ने चीन की यात्रा करने और चीन में इन्वेस्टमेंट के नियमों को थोड़ा लचीला जरूर बना दिया था। सन 2000 और 2004 में चैन शुइग बियान ताइवान के राष्ट्रपति बने, जो कि ताइवान की आज़ादी का खुला समर्थन करते थे। इसके बाद चीन बौखला गया और उसने एक ऐसा कानून पास कर दिया जिसके अनुसार अगर ताइवान चीन से अलग होने का प्रयास करता है तो वो उसके खिलाफ सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। इसके बाद 2008 में मा यिंग-जेऊ राष्ट्रपति बने, जिन्होंने चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, जबकि 2016 में साई इंग-वेन ने राष्ट्रपति पद को संभाल लिया, जो कि चीन से आधिकारिक रूप से आज़ादी की समर्थक हैं। 2020 में सेंग इन-वेन ने दोबारा से चुनाव में जीत हासिल की और इस बार उन्हें रिकॉर्ड 8.3 मिलियन वोट्स मिले। ताइवान में मौजूद डीपीपी पार्टी, जो कि अब सत्ता पर काबिज है, वो ताइवान की स्वतंत्रता की समर्थक है, जबकि दूसरी पार्टी केएमटी चीन के साथ वापस मिलने की समर्थक है। पर क्या चाहते हैं ताइवान के लोग? अब बात यह है कि ताइवान के लोग क्या चाहते हैं। तो 2020 के इलेक्शन में डीपीपी की भारी जीत और मार्च 2021 में करवाए गए एक ओपिनियन पोल के मुताबिक ज़्यादातर ताइवानीज चीन से आधिकारिक रूप से आज़ादी चाहते हैं, पर चीन किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देना चाहता। चीन ने बड़ी बड़ी कंपनीज पर भी दबाव बनाया है कि वो अपनी वेबसाइट्स पर ताइवान को चीन का हिस्सा बताएं। ऐसा नहीं करने की स्थिति में चीन उन्हें अपने यहाँ उद्योग स्थापित नहीं करने देता। चीन हर तरह से ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अमेरिका ने भी अब चीन के दबदबे को कम करने के लिए ताइवान को खुले तौर पर समर्थन देना शुरू कर दिया है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका ने ताइवान को सुरक्षा के लिए हथियार मुहैया करवाने का वादा भी किया था। जो बाइडेन ने भी अमेरिका के द्वारा ताइवान को सपोर्ट किए जाने की बात को दोहराया है। तो इस तरह से जब तक अमेरिका ताइवान का साथ दे रहा है, चीन के लिए ताइवान को अपने कब्जे में लेना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।